डोमिनिक ने स्वाभाविक रूप से उसे पुकारने का मन किया, लेकिन जब उसने सेलिना की उदासीन पीठ देखी और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि अगर वह उसे रोकने की कोशिश भी करे तो कोई असर नहीं होगा। उसने भीतर उमड़ते कड़वे भावों को दबाया, आगे बढ़कर लिया को उठाया और चेहरे पर उदासी लिए वहां से चला गया। इस वक्त चाहे मंच पर बैठे दर्शक हों या परफ्यूमर और जज, सभी ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। हालांकि लिया की चोरी का अपराध अभी औपचारिक रूप से तय नहीं हुआ था, लेकिन लगभग सभी जानते थे कि उसने स्पिरिट्स का अपमान किया था। यह एक सच्चाई थी। परंतु क्योंकि सामने वाली एक गर्भवती महिला थी, वे अपने गुस्से को खुलकर नहीं निकाल सकते थे, बस अंदर ही अंदर घुटते रहे। इसलिए इस पल में लिया की मौजूदगी सबके लिए मानो एक गंदगी का टुकड़ा बन गई थी, जो सबके दिलों पर बोझ डाल रहा था, जिससे सबको घिन महसूस हो रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ सेलिना को हो रही थी। अपनी माँ और खुद के लिए न्याय मिलने ही वाला था, पर लिया की अचानक गर्भवती होने की खबर ने सब कुछ रोक दिया। वो उस बेहया और चालाक औरत को खींचकर सजा नहीं दे सकी। ये सोचकर ही उसके दिल में कितना गुस्सा और दुख उमड़ा होगा, यह कोई भी महसूस कर सकता था। दर्शक सेलिना की भावनाएं समझ रहे थे और उनकी आंखों में उसके लिए और अधिक स्नेह और अपराधबोध था, मानो वे अपने ही बच्चे को देख रहे हों जिसे किसी ने बुरा दुख दिया हो। लेडी सेलिना, उदास मत हो, हिम्मत रखो, तुम सबसे बेहतरीन हो। लेडी सेलिना, मत रो। गर्भावस्था उसे कुछ वक्त बचा सकती है, पर हमेशा नहीं। लिया को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। लेडी सेलिना, जो अन्याय अब तक नहीं मिटा, हम सब मिलकर तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए उसे याद रखेंगे। लिया को इसका पूरा हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। लिया के जाने के बाद मंच पर सिर्फ सेलिना रह गई। वह रोशनी के बीच खड़ी थी, आकर्षक और शालीन। दर्शकों के प्रोत्साहन सुनकर उसने हल्की मुस्कान दी। मैं उसका इंतजार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के मैदान में करूंगी। अगर वह एक बार बेहोश हो सकती है, तो क्या दूसरी बार भी ऐसा कर पाएगी? ये सुनते ही वहां मौजूद लड़कियां उत्साह से भर उठीं। सेलिना, आगे बढ़ो, चलो मिस, इस बार ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में हो और तुम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमको। लेडी सेलिना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचते देखेंगे। हम पहले सच्चाई नहीं जानते थे, माफ करना। अब से हम तुम्हें बचाएंगे, कोई तुम्हें फिर चोट नहीं पहुंचा पाएगा। सेलिना ने उस गर्मजोशी से भरे माहौल को महसूस किया और उसके गोरे चेहरे पर एक मीठी उजली मुस्कान खिल उठी। जैसे सेलिना की भरपाई करने के लिए परफ्यूम प्रतियोगिता के होस्ट तुरंत मंच पर आए और ऊंची आवाज में बोले, अब आइए उस पल की ओर बढ़ते हैं जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने हाथ उठाकर घोषणा की, इस साल के चैंपियन के रूप में मिस्टर गोस्ट का स्वागत करें और लेडी सेलिना ट्रॉफी प्रस्तुत करेगी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वहां मौजूद भीड़ पागलपन की हद तक चीखने लगी। आह, मैं पागल हो जाऊंगी, लेडी सेलिना अद्भुत है। सेलिना और गोस्ट एक परफेक्ट जोड़ी। उन दोनों ने एक दूसरे को अपना पहला दिया, कितना सुंदर क्षण है। लेडी सेलिना की खूबसूरती और मिस्टर गोस्ट का स्नेह, ये सपना साकार हो गया। भीड़ के बीच मंच के ऊपर बैठे उस भगवान जैसे जज ने उठकर नीचे कदम रखा। वही पुरुष जो हर दृष्टि से पूर्ण था, धीरे धीरे सेलिना की ओर बढ़ा। पल भर पहले जहां माहौल जोश में था, अब सब थम गया। सांसें रुक गईं, सबकी निगाहें उसी क्षण पर टिकी थीं। वह सेलिना के सामने पहुंचा। उसकी गहरी रहस्यमयी आंखें उसी पर टिकी थीं। उसकी मौजूदगी में वो पूरी तरह घिर गई। सेलिना ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और अपने गोरे हाथ बढ़ाए। भीड़ की निगाहों के बीच उस आदमी ने अपनी लंबी गोरी उंगलियों से ट्रॉफी उसे थमाई। वह ट्रॉफी जो मानो किसी राजा के राज्याभिषेक की प्रतीक थी। फिर उसने धीरे से कहा, एक कोमल और दीवानेपन भरी आवाज में, तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए, जो कुछ भी तुम चाहो वह तुम्हें मिलेगा, कहीं भी, किसी भी तरह, वह सब कुछ खुद तुम्हें देगा। सेलिना ने ट्रॉफी को सीने से लगाया और आखिरकार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। गोस्ट के कुछ पल के तालियों के बाद पूरा हॉल गर्जना से भर गया। सेलिना, सेलिना, सेलिना। उसी समय जब तालियां गूंज रही थीं, डोमिनिक लिया को लेकर आर्ट गैलरी से बाहर जा रहा था। कभी जो मशहूर थी, अब सब कुछ खो चुकी थी। बेहोश पड़ी लिया की आंख के कोने से एक आंसू बहा और होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। इधर मंच पर सेलिना ने गोस्ट से ट्रॉफी ली और दर्शकों की ओर देखकर हल्के से कहा, क्या आप सब मुझे पसंद करते हैं? क्यों कोई छोटी सेलिना को पसंद नहीं करता? वह तो कितनी अच्छी और दयालु बच्ची है। सेलिना की एक पुरानी इच्छा थी, काश कोई उसे सच में पसंद करता, कोई जो हमेशा उसके साथ रहे, उसकी रक्षा करे। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर पूरा हॉल गूंज उठा। हम सब तुम्हें पसंद करते हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वह आदमी सेलिना की ओर देख रहा था, उसकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को महसूस करते हुए उसकी निगाहें और गहरी हो गईं। धीरे से उसने जवाब दिया, ठीक है, वो उसे पसंद करता है, सबसे ज्यादा, उसकी हर बात, हर मुस्कान, हर शब्द, सब कुछ।
सलीना ने उस परिचित सुकून को महसूस किया और सच्ची खुशी से मुस्कुराई। उसने ट्रॉफी ऊंची उठाई और उसी पल मंच के पीछे आतिशबाजी चमक उठी। स्क्रीन पर 2 परफ्यूम की बोतलें, एक लाल और एक पीली, घूमती हुई चमक रही थीं। ऐसा लगा जैसे सलीना की पीठ पर 2 पंख उगाए हों। एक नई सितारा जन्म ले चुका था, जो हवाओं और लहरों को चीरकर आगे बढ़ने वाला था। 1 दोपहर के समय एम सिटी की परफ्यूम प्रतियोगिता आखिरकार समाप्त हो गई। सलीना आर्ट गैलरी से बाहर निकली और ट्रॉफी लिया को थमा दी, जो उत्साहित होकर उसकी ओर दौड़ रही थी। चलो सीधे एयरपोर्ट चलते हैं। लिया चौंक गई। क्या? सलीना की खूबसूरत मुस्कान चकाचौंध कर रही थी। अभी चलो, लिया ने आश्चर्यचकित होकर कहा। लेकिन लेडी सलीना, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया है और हमने आज की फ्लाइट बुक भी नहीं की। तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी में पूछा, क्या कोई जरूरी काम है जिसके लिए हमें तुरंत कृपया लौटना पड़े? क्या मैं यंग मास्टर को कॉल करके प्राइवेट प्लेन भेजने को कहूँ? नहीं, सलीना ने एक पल सोचा। गोस्ट का जिक्र नहीं किया। बस मुझे तुम्हारा यंग मास्टर याद आ रहा है। लिया की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन यंग मास्टर तो तुम्हारे पास ही हैं और तुमने तो उनके कमरे में भी शिफ्ट कर लिया। बेशक, उसने ये सलीना के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की। जब उसने देखा कि सलीना एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए उत्सुक है, तो उसे एक तरह का भाग जाने का मन हुआ। पर यह सही नहीं था। जहां तक उसे पता था, उनकी मैडम वो व्यक्ति थी जो चुनौती मिलने पर और भी कड़ी हो जाती। ऐसा क्या हो सकता है कि वो भागने का मन करे? लिया को ये समझ नहीं आया, लेकिन ऑस्वाल्डो के पास अभी अधूरा काम था, इसलिए वे अभी वापस नहीं जा सकते थे। मैडम, एक पल रुको, मैं यंग मास्टर को कॉल करती हूँ, लिया ने कहा। सलीना कुछ कहने से पहले लिया ने पहले ही ऑस्वाल्डो का नंबर डायल कर दिया और चिल्लाई, यंग मास्टर, मैडम कह रही हैं कि उन्हें आपकी याद आ रही है और वो तुरंत कृपया लौटना चाहती हैं। क्या आप प्राइवेट प्लेन भेज सकते हैं? फोन के दूसरी तरफ आवाज रुकी, फिर ऑस्वाल्डो ने कहा, फोन मैडम को दो। लिया ने फोन सलीना को थमा दिया। सलीना ने हल्की हंसी के साथ फोन लिया और धीरे धीरे कहा, प्राइवेट प्लेन भेजने की जरूरत नहीं। मैं टिकट का इंतजाम कर लूंगी। लेकिन तुम्हारा शरीर इसे संभाल नहीं सकता। ऑस्वाल्डो की कोमल और धैर्यपूर्ण आवाज ने उसे मनाया। अच्छी लड़की बनो, खाओ और आराम करो। मैं कल सुबह तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सलीना थोड़ी देर के लिए हिचकी। जरूरत नहीं, तुम मुझे याद कर रही हो, ऑस्वाल्डो ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज चॉकलेट की तरह मीठी और बहुत मोहक थी। मैं भी तुम्हें याद कर रहा हूँ। सलीना ने अपने जलते हुए कान को छुआ और कहा, ठीक है। बोलते ही वह ठिठक गई। कब से वह इतनी अनिर्णायक हो गई थी? सलीना ने सोच विचार किया और अंत में निर्णय लिया। ये सब उस आदमी की वजह से हुआ है जिसने परेशानी पैदा की। फोन रखने के बाद सलीना ने लिया से कहा, प्रतियोगिता के बाद कई कमरे खाली होंगे, चलो नया बुक कर लेते हैं। लिया ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और धीरे से पूछा, मैडम, क्या आपको गोस्ट पसंद नहीं है? सलीना पाकिन की ओर बढ़ी और थोड़ी देर सोचकर बोली, मैं उसे नफरत नहीं करती, पर कहने का मतलब कि वो उसे पसंद करती हैं। लिया उसके पीछे पीछे चल रही थी, मन ही मन उलझन में। क्यों? सभी देख सकते हैं कि गोस्ट सलीना के लिए कितना अच्छा है। सलीना की आवाज बहुत हल्की थी। वह एक खतरनाक आदमी है, जितनी जल्दी हो सके उससे दूर रहो। जैसे भी उसने उसे देखा, छिपाने की कोशिश करने के बावजूद उसकी भयंकर प्रवृत्ति दब नहीं सकती थी। जब वो उसके पास आया तो उसके शरीर की हर नस ने दूर रहने की चेतावनी दी। वो बहुत डरावना आदमी था। अगर वो उसके साथ उलझी तो बहुत परेशानी होगी। सलीना ने भौहें चढ़ाईं। लिया और भी उलझन में थी। लेकिन गोस्ट असली यंग मास्टर हैं? नहीं, असली यंग मास्टर तो और भी। सलीना ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, पर अचानक रुक गई। जिससे वह सतर्क थी, वह पार्किंग के बाहर खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसने उसके कदमों की आवाज सुनी और पलकों को थोड़ा उठाया। उसकी गहरी, अंधेरी और रहस्यमयी आंखें दिखाई दी। वे आंखें सीधे सलीना पर पड़ीं और उस गहरी निगाह में उसे खींचने जैसा असर था। सलीना की नसें कड़ी हो गईं, पर उसने मुस्कुराया, धन्यवाद मिस्टर गोस्ट। मैं घर जाकर अपने पति से कह दूंगी और उन्हें यह एहसान चुकाने के लिए कहूंगी। ऑस्वाल्डो का एहसान देना इस व्यक्ति का एहसान लेने से बेहतर था। कहना पड़ेगा कि भले ही सलीना ने कभी रिलेशनशिप में नहीं रही हो, लेकिन खतरे के प्रति उसकी सतर्कता सबसे अधिक थी। गोस्ट उसे शांतिपूर्वक देख रहा था, चेहरा थोड़ा अस्पष्ट। एक पल बाद वह अचानक सलीना की ओर बढ़ा और अपनी उपस्थिति में उसे ढक लिया। उसकी काली आंखों को देखकर उसने धीरे और लगभग डरावनी आवाज में कहा, मेरी एक लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। सलीना चौंकी, फिर ईमानदारी से सांस छोड़ते हुए बधाई दी। बधाई हो। गोस्ट ने हल्का झुककर कहा। उसकी आवाज उतनी ही कोमल थी जितनी उसकी आंखें। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो एक उच्च कुल और खूबसूरत युवती है। सलीना ने होंठ के कोने को खींचते हुए कहा, आप दोनों का विवाह जल्दी खुशहाल हो। गोस्ट के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं अभी उसे मिलने जा रहा हूँ। सलीना मुस्कुराए और बोली, अलविदा।
गोस्ट ने अपनी काली पलकों को नीचा किया, आंखों में अनजाने भाव छिपाते हुए। तो मैं तुम्हें कमरा दे देता हूँ सलीना। तो वह यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए खड़ा था। ये शब्द कहकर गोस्ट ने सीधे खड़े होकर पलटा और चला गया। सलीना ने उसका कद देखा और राहत की सांस ली। लिया पास आई, थोड़ी चिंता में सलीना को देखकर, मैडम, क्या हमें अब नया कमरा बुक करना चाहिए? सलीना ने एक पल रुकी, फिर सिर हिलाया, नहीं, चलो चलते हैं। लिया ने सलीना को कार तक पहुंचाया और वे होटल लौट आए। ... इसी समय लिया को एम सिटी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचाया गया। डोमिनिक दरवाजे के बाहर खड़ा था, चेहरे पर थोड़ी चिंता के साथ, बस जटिल और अस्पष्ट भाव। मिसेस वॉल्सन हाई हील्स में हॉलवे से चलती हुई इमरजेंसी रूम की ओर देखी और थोड़ा सा कठोर भाव दिखाते हुए ठंडी आवाज में बोली, वह अभिव्यक्ति अपने चेहरे से हटाओ। डोमिनिक ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, क्या आपने देखा? तुम सलीना की हर बात मान लेते हो। मिसेस वॉल्सन ने उसे ठंडी आवाज में काटा। आखिरकार उसने कोई सबूत भी पेश नहीं किया, क्योंकि डोमिनिक ने अपनी आंखों में अविश्वसनीय भाव के साथ मिसेस वॉल्सन की ओर देखा और कड़वी आवाज में कहा, क्या आपकी नज़र में मैं हमेशा इतना मूर्ख रहा हूँ? मैंने कभी भी सलीना की बातों पर विश्वास नहीं किया, हमेशा लिया और एंजी पर। एक बार भी सलीना पर विश्वास नहीं किया। और फिर क्या हुआ? एंजी की द्वेषपूर्ण हरकतों और उत्पीड़न ने उसे थका दिया। उसने लिया की दिखावा वाली हरकतें देखी थीं, लेकिन आज जो हुआ उसने उसे अपने पुराने स्वभाव के प्रति अभूतपूर्व घृणा और शक महसूस कराया। मिस्टर वॉल्सन असहज होकर पलटा, लिया अब तुम्हारी मंगेतर है और वह तुम्हारा बच्चा पाल रही है। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मैंने उसे 1 दशक से भी ज्यादा समय से सुरक्षा दी है, जब से वह रिडल परिवार में आई थी। मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहा हूँ, डोमिनिक ने कहा, हाथों से अपना सिर ढकते हुए। एक कोने में, जहाँ कोई उसे देख नहीं सकता था, उसकी ठंडी और डरावनी निगाहें सुनकर मिस्टर वॉल्सन तक असहज महसूस करने लगे। वह बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी और अपनी नजरें इमरजेंसी रूम के दरवाजे की ओर उठाईं। लिया के प्रति उनका गुस्सा और नफरत हर मिनट बढ़ती जा रही थी। सलीना होटल लौट आई, दोपहर का खाना खाया और 2 घंटे सोई। अंततः वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। बाल खुले हुए और चेहरे पर आलसी भाव लिए, वह रतन की कुर्सी पर बैठकर हैटी को वीडियो कॉल किया। हैटी तुरंत जवाब दी, शायद वह उसके कॉल का इंतजार कर रही थी। उसका पीला चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया, अभी भी थोड़ा बीमार लग रहा था, लेकिन पहले से काफी बेहतर। सलीना, चैंपियनशिप जीतने के लिए बधाई, लिया ने कमजोर आवाज में कहा। सलीना मुस्कुराई, आज तुमने अच्छा आराम किया। मिस्टर परिया ने क्रू को आधा दिन की छुट्टी दी। सुबह हमने लाइव ब्रॉडकास्ट देखा और दोपहर में शूटिंग शुरू की, हैटी ने कहा। उसका खूबसूरत चेहरा सलीना को देखकर कुछ और भाव दिखा रहा था। सलीना ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? हैटी ने सच बताया, सलीना, तुम्हें ऊपर वाली महिला से सावधान रहना होगा। सलीना ने पूछा, तुम जानती हो कि वह कौन है? हैटी ने मुझे बताया, हैटी ने ठंडी आवाज में कहा, जिसने तुमसे बात की वो कोई खतरा नहीं है। असली खतरनाक वही है जिसने बात नहीं की। उसका सैन्य पृष्ठभूमि है और वह सबसे खतरनाक व्यक्ति है जिसे तुम कभी मिलोगी। सैन्य में रहने वाला कोई व्यक्ति उसे क्यों निशाना बना रहा होगा? पहले सलीना ने सोचा कि यह लेडी नव्या से संबंधित हो सकता है, लेकिन थोड़ी सोच के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है। वह राजधानी शहर नहीं गई थी, और अगर यह टर्नर परिवार और लेडी नव्या के दुश्मन उसके पीछे आते, तो पैट्रिक की प्रतिक्रिया इतनी शांत नहीं होती। तो फिर उसे निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सलीना ने एक पल सोचा। उसने राजधानी में दुश्मन बनाए थे, लेकिन असली ताकतवर लोग कम थे। क्राइस्ट और रिडल परिवार, साथ ही शॉ परिवार, उनमें शामिल थे, लेकिन उन लोगों का सैन्य से कोई सीधा संबंध नहीं था। सलीना की भौहें सिकुड़ती देख हैटी ने कहा, सलीना, ऑस्वाल्डो के साथ होने के कारण तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। डायना चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब वो ऑस्वाल्डो के सामने होगी, वह चूहे की तरह डर जाएगी। सलीना उसके लहजे पर मुस्कुराई और एक विचार आया, क्या वह व्यक्ति ऑस्वाल्डो को निशाना बना रहा है? उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और सोचा कि यह अनुमान सच के सबसे करीब हो सकता है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, हैटी, क्या ऑस्वाल्डो राजधानी में लोकप्रिय है? हैटी ने सुंदर लेकिन ठंडा चेहरा बनाए रखा और कहा, तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सलीना। सलीना ने लेया को देखा, जो उसकी रक्षा कर रही थी, मुस्कुराई, और अचानक उसे कुछ याद आया जो उसने पहले ऑस्वाल्डो से वादा किया था। उसने पूछा, क्या तुम जानती हो कि ऑस्वाल्डो की पूर्व मंगेतर कौन थी? हैटी ने होंठ संकड़े और बोलने में हिचकिचाई, लेकिन सलीना से झूठ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आखिरकार जवाब देने का निर्णय लिया। हाँ, सलीना, तुमने उसे भी ठीक किया। सलीना का चेहरा आश्चर्य से भर गया। कौन? हैटी ने ताने के साथ कहा, कॉलिन्स परिवार की अवैध बेटी। सलीना चौंकी। इज़ाबेल? हाँ, हैटी ने कड़ा स्वर लिया, लेकिन सलीना, ऑस्वाल्डो से गुस्सा मत हो।
मैंने अपने भाई से तुम्हारे लिए पूछा और उसने कहा कि ऑस्वाल्डो को वो महिला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पहले एंडरसन परिवार के बूढ़े आदमी ने ऑस्वाल्डो को शादी के लिए तैयार होने से पहले धमकी दी थी, लेकिन वह महिला तात्कालिक सोच वाली थी और नहीं जानती थी कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसने ऑस्वाल्डो के बारे में अफवाहें सुनी और शादी से भाग गई। सेलिना की मुस्कान ठंडी हो गई। उसने शुरू से ही इज़ाबेल को पसंद नहीं किया था और अब वह जान गई कि उनके बीच दुश्मनी है। इज़ाबेल का स्वभाव बुरा था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। अफसोस, उसने अपनी ही मूर्खता के कारण इतनी अच्छी शादी का अवसर बर्बाद कर दिया। इज़ाबेल लगभग ऑस्वाल्डो की पत्नी बनने वाली थी। ये तथ्य सेलिना को ज्यादा प्रभावित नहीं करता था, लेकिन फिर भी मन में चुभ गया। जब वह इस बार क्रिफिया लौटी तो वह ऑस्वाल्डो के मामले में हुई घटनाओं के लिए इज़ाबेल को धन्यवाद जरूर कहेगी। हैटी ने स्क्रीन के माध्यम से सेलिना से नकारात्मक ऊर्जा का अचानक उभार महसूस किया। उसने अपनी आंखें घुमाईं। ये साबित करता है कि पुरुषों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इज़ाबेल का मामला अभी तक निपटा नहीं और अब डायना और शॉ परिवार की महिला भी हैं। उनका स्वभाव भी बुरा है और परेशान करने का शौक रखते हैं। उनकी एकमात्र समानता यह है कि उनकी पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। सेलिना इतनी नाजुक और खूबसूरत है, अगर उसे इन लड़कियों ने परेशान किया तो। ये सोचकर हैटी का पहले से ही ठंडा चेहरा और भी ठंडा हो गया। सेलिना ने हैटी के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और अपनी लंबी उंगलियों की ओर देखते हुए बोली, ऑस्वाल्डो की राजधानी में प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है ना? हैटी ने सिर हिलाया। देखो, ऑस्वाल्डो एंडरसन परिवार का वारिस है, उसकी संपत्ति और पृष्ठभूमि के साथ, और वो हैंडसम भी है, इसलिए बहुत सी महिलाएं उसे पसंद करती हैं। लेकिन ऑस्वाल्डो सभी के साथ कठोर है और उन महिलाओं को उस पर राग है। वे अफवाहें फैलाती हैं कि उसका रूप आकर्षक नहीं है। हैटी ने पहले से ही पूरी जानकारी जुटा रखी थी। आखिरकार सेलिना परिवार में शामिल हो गई थी, इसलिए उसे सबसे बुनियादी जानकारी जुटानी ही थी। सेलिना का चेहरा अजीब था। ऑस्वाल्डो महिलाओं के साथ कैसे कठोर है? हालांकि ऑस्वाल्डो रिजर्व था, उसका चेहरा हमेशा गंभीर रहता और आंखें ठंडी थीं, लेकिन बातचीत से पता चलता था कि वह एक सज्जन और नर्म व्यक्ति है। सच कहूं तो सेलिना को ऑस्वाल्डो के महिलाओं के साथ कठोर होने की कल्पना करना मुश्किल था। वो सच्ची उच्च वर्ग की कुलीन थी और उसके चारों ओर के पुरुष सभी अमीर परिवारों से थे, यहाँ तक कि सबसे अच्छे भी। बाकी सब को छोड़ दें, चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से सेलिना ने जब से छोटी थी मिलने वाले सभी लोग परिपूर्ण थे। खासकर स्टैनली, जो उसके साथ बड़ा हुआ, वास्तव में सुंदर और कुलीन युवक था। तो हैटी ने अपना सुंदर चेहरा झुकाया और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, सेलिना, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि ऑस्वाल्डो को महिलाएं उसके करीब आने या उसकी चीजों को छूने से पसंद नहीं है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो वह बहुत कठोर हो जाता है। सेलिना ने एक पल सोचा और रक्षात्मक स्वर में कहा, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। हैटी ने सिर हिलाया। हाँ, तुम कह रही हो कि यह सिर्फ अफवाह है, तो ये केवल अफवाह ही होगी। लेया कुछ देर से दरवाजे के बाहर जासूसी कर रही थी। आखिरकार उसने समझ लिया कि सेलिना ऑस्वाल्डो को उनसे अलग क्यों देखती है। ये हैंडसम आदमी एक प्राकृतिक खूबसूरती वाला फिल्टर लिए हुए था। फिल्टर इतना गहरा था और थोड़ी सुरक्षा के साथ ऐसा लगता था कि उनके यंग मास्टर की कोमल और सज्जन छवि अस्थायी रूप से स्थिर है। फिर लेया ने अंदर से सेलिना की गंभीर आवाज सुनी। जब मैं पहली बार ऑस्वाल्डो से मिली, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने कपड़े दिए और आखिरकार मुझे अपने बिस्तर पर सोने दिया। अब तक वो कमरा और वह बिस्तर अभी भी उसका कब्जा था, जबकि ऑस्वाल्डो खुद अगले कमरे में सो रहा था। ऐसे सुंदर और कोमल आदमी का महिलाओं के प्रति कठोर दिखना कैसे संभव था? फिर हैटी की आवाज आई, ऑस्वाल्डो ने मुझे भी बचाया, जिससे साबित होता है कि तुम सही हो। ऑस्वाल्डो अच्छा इंसान है और वे सभी अफवाहें झूठी हैं। लेया ने अपने दिल में चिल्लाया क्योंकि वह व्यक्ति मैडम थी। हैटी के साथ थोड़ी बातचीत करने और क्रू की प्रगति देखने के बाद सेलिना ने वीडियो कॉल समाप्त किया और पढ़ाई शुरू कर दी। उस रात नदी के किनारे एक पूरी तरह से लिपटा हुआ शख्स धीरे धीरे पोर्ट की ओर टांगे खींचते हुए बढ़ा। एक शराबी गुंडा लड़खड़ाया और टांगे खींचते हुए शख्स को देखकर शरारती मुस्कान के साथ उसका रास्ता रोक दिया। बच्चे, हमारी हाल में पैसे की तंगी है, क्या तुम हमें थोड़ा उधार दे सकते हो? रात के बीच पोर्ट आना और इतनी कसकर लिपटे रहना, ये स्पष्ट रूप से अवैध प्रवास है। आओ, मैं देखूं कि एम सिटी का कौन बड़ा शख्स है जो इसे नहीं कर सका और इस तरह भागने का रास्ता अपनाया। एक गुंडे ने हंसते हुए शख्स के सिर पर से टोपी खींचने की कोशिश की। शख्स डर गया और चिल्लाया, हट जाओ। गुंडा एक पल के लिए चौंक गया, फिर गुस्से में बोला, अगर तुम हमें इज्जत नहीं दोगे तो मुसीबत मांग रहे हो। इसे मार डालो। गुंडों ने उसे घेर लिया और घबराहट में उसने चाकू निकालकर धमकाया, पीछे हटो। अगर कोई और होता तो शायद चाकू देखकर डर जाता, लेकिन ये गैंग ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने के आदी थे और वे नशे में थे, सिर्फ डर नहीं बल्कि उत्तेजित भी।
मेरे खिलाफ ये चीज इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहे हो, तुम नहीं बचे रहना चाहते, इसे मार डालो। संपर्क के दौरान आदमी की टोपी फट गई और एक उदास भूतिया चेहरा सामने आया। ओह, क्या ये वही नहीं है जो हित था, वह जज जिसने सेंट मास्टर की खूबसूरती पर नजर डाली। वह फ्रेग्रेंस एसोसिएशन में इतने सालों से है, उसके पास बहुत कुछ होना चाहिए, उसे तलाशी लो। बेयरट्रिक्स का चेहरा मुड़ा और उसने अपने हाथ में चाकू से बेतहाशा वार किया। यहाँ से हटो, यहाँ से बाहर निकलो। एक को उसने चाकू से वार किया और पुल की पायदान पर गिर गया। उसके हाथ से बहते रक्त को देखकर गुंडे की आंखें लाल हो गईं। तभी पुल की सतह से एक नाजुक और सुंदर हाथ अचानक बाहर निकला, ठंडा और सुखद, और चाकू फेंक दिया। चाकू फेंकने के बाद हाथ वापस लिया, जैसे कुछ मामूली और मददगार किया हो। गुंडे ने आवाज सुनी और सहज रूप से नीचे देखा कि उसके पैरों के पास एक चमकदार और ठंडा चाकू पड़ा है। अपने रक्त से भरी आंखों के साथ आदमी ने चाकू उठाया और आगे बढ़ा। चाकू ने आदमी के शरीर में घुसा, बर्बरता से वार किया। तुरंत चमकदार लाल रक्त फूट पड़ा। हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की, जाऊं नर्क में। एक बार वार करने के बाद भी आदमी संतुष्ट नहीं हुआ और एक भयावह मुस्कान के साथ उसने कई बार वार किया जब तक बेयरट्रिक्स जमीन पर गिर गया और वह रुक गया, सांस लेता हुआ खड़ा रहा। नदी से ठंडी हवा चली, हवा में खून की तीखी गंध मिली और नाक में घुसी। उत्तेजना खत्म होने के बाद आदमी का दिमाग अचानक जागा और वह लगभग पूरी तरह से होश में आ गया। समझते हुए कि उसने किसी को मार डाला है, उसने रक्तरंजित चाकू नदी में फेंक दिया और भाग गया। बाकी लोग प्रतिक्रिया देकर उसका पीछा करने लगे। क्षण भर में केवल बेयरट्रिक्स ही जमीन पर पड़ा रहा। वो खून से लथपथ था और मदद के लिए आवाज भी नहीं कर सकता था। उसने सिर उठाने की कोशिश की और अनजाने में पुल के दूसरी ओर खड़े एक शख्स को देखा। वो एक लंबा आदमी था जिसने उसकी नज़र का एहसास किया और अपनी पलकें हल्की उठाईं। उसकी भयानक आंखों ने बेयरट्रिक्स को झकझोर दिया और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा तक कांप उठी। यह आकृति, यह ऑरा, वह है। यादें कल की फ्रेग्रेंस प्रतियोगिता में झलक गईं जब सिर पर बैठे उस आदमी ने भी उसे ऐसे ही देखा था। यह कोई भ्रम नहीं था। जीवन बचाने की प्रवृत्ति डर पर भारी थी। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और हाथ उठाया, कृपया। आदमी वहां बेरुखी से खड़ा था, जैसे उसने चाकू फेंक दिया था। वह पुल पर शाही तरह खड़ा था और दूसरे की पीड़ा की अनदेखी कर रहा था। बेयरट्रिक्स ने आखिरी इंस्टिंक्ट के साथ गहरे पछतावे में घुटने टेक दिए, क्षमा की प्रार्थना की और उपचार की उम्मीद की। आदमी ने अपने रक्तरंजित होंठ मोड़े, उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल डरावनी ठंडक। उसने दूसरे के दर्द, संघर्ष, पछतावे और हताशा को ठंडे दिल से देखा, जब तक वह पूरी तरह नहीं मरा। बेयरट्रिक्स ने आखिरी सांस ली। आदमी ने मुड़कर अपनी पतली आकृति को अंधेरे में गायब कर दिया। केवल जमीन पर पड़ा मरोड़ता और पीड़ित शरीर बचा। अगली सुबह जब सलीना जागी, उसने बेखुदी में कमरे में चारों ओर देखा। कमरा खाली था, केवल वो खुद वहां थी। सलीना के दिल में थोड़ी निराशा उठी और उसने दीवार पर लगे घड़ी की ओर देखा। फिर उसने हंसते हुए देखा, सुबह केवल 7 बजे थे। भले ही ओस्वाल्डो उसे लेने आने वाला हो, वह इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता था। सलीना ने दिल की हल्की निराशा को दबाया, उठी, धोई और फिर कमरे से बाहर चली गई। लेआ डाइनिंग टेबल पर खड़ी थी। उसने दरवाजा खुलते सुना और मुस्कुराते हुए मुड़ी, सुप्रभात मैडम। सलीना ने उससे गर्म पानी लिया और मुस्कुराई, सुप्रभात बोलते हुए। उसकी नजरें अनजाने में लिविंग रूम में घूम रही थीं। लेआ ने देखा कि वह ध्यान भटका रही है और मुस्कुराते हुए पूछा, मैडम आप क्या ढूंढ रही हैं? सलीना होश में आई और सिर हिलाया, कुछ नहीं, मैं पैक कर रही हूँ। नाश्ते के बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। उसने अपने दिल में खुद को समझाया कि ओस्वाल्डो बहुत व्यस्त है और उसका घर जाना सिर्फ एक छोटी बात है, वह उसे परेशान नहीं करना चाहती। जब सलीना ने ये समझ लिया, उसने अपना पानी खत्म किया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जैसा कि आमतौर पर करती थी, उसने दूध का कार्टन हटा दिया और जैसे ही उसने नाश्ता खाने के लिए चम्मच उठाया, अचानक उसके पीछे से एक लंबा और सफ़ेद हाथ बाहर निकला। हाथ के मालिक ने दूध का कार्टन उठाया, स्ट्रॉ डाला और फिर उसे उसके होठों तक पहुंचाया, हल्की हंसी के साथ। फिर से नहीं माना, हाँ। धीरे और सुखद आवाज में, जिसमें थोड़ी परिचित बेचैनी भी थी, ये धीरे धीरे सलीना के कानों में घुस गई। सलीना कांपी और सिर घुमाया और देखा कि आदमी का हैंडसम चेहरा उसके पास इतना करीब है कि हल्की सी हरकत से लगता है जैसे वो उसे चूम सकता है। सलीना ने अपने होठों तक पहुंचाए गए दूध की ओर देखा, फिर लेआ की आने वाली विपत्ति जैसी अभिव्यक्ति की ओर और गंभीरता से बोली, मैंने सुना है कि खाने से पहले दूध पीना पेट के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं इसे खाने के बाद पीऊंगी। ओस्वाल्डो बिना हिले उसे घूरता रहा, धीरे से हंसा और उसकी खुरखुरी आवाज शहद की परत में लिपटी हुई लग रही थी। कल सुबह क्या हुआ? भूल गई। वास्तव में ओस्वाल्डो ने लाइव ब्रॉडकास्ट देखा था। सलीना ने चुपचाप गोस्ट, उस घिनौने आदमी पर गुस्सा किया और फिर और भी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ दोष डालते हुए कहा, कल सुबह
वॉल्सन परिवार मुझसे मिलने आया और उनकी मौजूदगी ने मेरा मूड प्रभावित किया, इसलिए मैं भूल गई। अगर लिया इस मामले की भागीदार नहीं होती और सेलिना की गंभीर अभिव्यक्ति देखती तो शायद वह उस पर विश्वास कर लेती। मैडम सच में प्रभावशाली थी। केवल वही ऑस्वाल्डो के सामने इतनी आत्मविश्वास से बात करने की हिम्मत कर सकती थी। अगर कोई और होता तो शायद वह नहीं जानता कि उसने कैसे अपनी मौत देखी। ऑस्वाल्डो ने हाथ उठाया और प्यार से उसके बाल छुए। लिया ने पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ बहुत खेल किया है और अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट है जहां वो कुछ दिन व्यायाम कर सकती है। सेलिना और लिया दोनों हैरान रह गए। ये निर्दोष लोगों को फंसाने का क्लासिक मामला था। अफ्रीका में काले लोग बहुत हैं और अगर लिया वहां जाती है तो शायद उसे काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। लिया ने अपनी बड़ी काली आंखों से सेलिना की ओर दया भरी नजरों से देखा। हालांकि उसके बॉस हमेशा वचनबद्ध रहे हैं, कौन जाने कि सेलिना उसे मन बदलवा पाएगी या नहीं। आखिरकार जब पत्नी की बात आती है तो उसके पास मूल रूप से कोई गुस्सा नहीं होता। न केवल वो गुस्से में नहीं है बल्कि नर्म बोलता है। उसकी माँ हाल ही में इस बात को लेकर जलन में रही हैं। सेलिना ने लिया की ओर अनुरोध भरी नजरों से देखा, खांसी की और स्थिति को सुधारने की कोशिश की। जब हम कृपया वापस लौटेंगे तब बहुत काम होगा, लिया को मेरे साथ रहना होगा। अगर खतरा हुआ तो। ऑस्वाल्डो शांतिपूर्वक उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। अच्छी बनो, अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। लिया रोने वाली थी। ऐसा नहीं कि सेलिना के पास कोई और वजह नहीं थी, बस जैसा कहावत है, छड़ी से मारा गया बाघ भी बाघ ही रहता है। वो केवल बेहद ठंडी और निर्दयी अभिनय कर सकती थी और लिया के आंसू भरे और बर्बाद चेहरे को नजरअंदाज कर सकती थी। शायद क्योंकि वह अपराधबोध महसूस कर रही थी या शायद क्योंकि ऑस्वाल्डो सुबह जल्दी एम सिटी आया था उसके साथ नाश्ता करने। सेलिना का मूड अच्छा था और उसने दोबारा खाना भी खाया, जो दुर्लभ था। जैसे ही उसने चम्मच रखा उसने महसूस किया कि उसने बहुत खा लिया। ऑस्वाल्डो ने उसे दूध बहुत धार्मिकता से पिलाया। लिया ने अपना सामान पैक किया और होटल छोड़ने से ठीक पहले सेलिना को अचानक पैट्रिक याद आया। उसने थोड़ी सोच विचार की और ऑस्वाल्डो से कहा, मुझे बाहर जाना है। ऑस्वाल्डो ने उसके कोमल होंठों को हाथ से छुआ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। सेलिना ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया। ठीक है। दोनों बाहर निकले और पैट्रिक से मिले, जो उसी समय टहल रहे थे। पैट्रिक ने ऑस्वाल्डो की ओर ठंडी नजर से देखा। ऑस्वाल्डो ने हंसते हुए देखा। आदमी की ठंडी निगाह पर ध्यान न देते हुए सेलिना को अपने बाहों में ले लिया। उसने एक टोपी उठाई और सेलिना के सिर पर रखी। सूरज तेज है, ज्यादा धूप में मत रहना। सेलिना ने उसे मुस्कुराकर देखा। पैट्रिक का पहले ही ठंडा चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने सेलिना के चेहरे पर नजर डाली और जोड़े के बीच प्यार भरे माहौल को रोक दिया। लेडी सेलिना, क्या हम थोड़ी देर अकेले बात कर सकते हैं? सेलिना ने ऑस्वाल्डो का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर इंतजार करो। ऑस्वाल्डो ने होंठ मोड़े और कहा, ठीक है। वह आलसी होकर चमकदार काले कार के दरवाजे से टिका रहा, देखते हुए कि पैट्रिक और सेलिना सड़क पर एक कॉफी शॉप में चले गए और धीरे से सिगरेट जलाए। उसकी आंखें मंद और अस्पष्ट थीं। पैट्रिक ने खिड़की के पास सीट ली, कुर्सी खींची, सेलिना को बैठते देखा और फिर दूसरी तरफ बैठा, उसके लिए गर्म ऑरेंज जूस ऑर्डर किया। पैट्रिक ने उससे पूछा, क्या तुम आज वापस जा रही हो? सेलिना ने सिर हिलाया। हाँ, परीक्षा आने वाली है, मुझे पढ़ाई के लिए वापस जाना होगा। पैट्रिक ने थोड़ी देर रुका और फिर पूछा, इस साल मेडिकल स्कूल देश भर से सबसे उत्कृष्ट छात्रों को भर्ती कर रहा है। ये छात्र देश के मुख्य प्रशिक्षण लक्ष्य होंगे और टॉप छात्र सीधे इंटरनेशनल डॉक्टर्स अलायंस भेजे जा सकते हैं। क्या तुम्हारी इसमें दिलचस्पी है? सेलिना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और स्पष्ट उत्तर दिया, मैं राजधानी नहीं जा रही। पैट्रिक ने उसे कुछ देर घूरा और फिर उसकी आंखों में अचानक एक आरामदायक भावना दिखाई दी। उसने कुछ और पूछा, क्रीफिया सुंदर है? सेलिना ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बहुत सुंदर है, और जोड़ा, राजधानी की तुलना में मेरी माँ को क्रीफिया पसंद है। अगर क्रीफिया में लिया का 3 सदस्यीय परिवार नहीं होता या अगर सेलिना के पास उसे बचाने वाला कोई होता तो ये धरती पर स्वर्ग जैसा होता। पैट्रिक मुस्कुराया, अगर समय मिले मेरी तरफ से अपनी माँ को नमस्ते कहना। सेलिना ने सहमति जताई, उसे खुशी होगी कि मैंने आपको देखा। पैट्रिक ने अपनी आवाज कम की, भौहें सिकुड़ते हुए, ठीक है, अगर यह पहले होता तो बेहतर होता। कोई नहीं जानता था कि लेडी नव्या राजधानी छोड़ गई थी और वह गर्भवती थी सेलिना के साथ। सेलिना का अस्तित्व सालों तक गुप्त रखा गया। अगर वो 19 साल बाद प्रसिद्ध और इस चेहरे के साथ नहीं उभरती, राजधानी में लगभग कोई नहीं जानता कि लेडी नव्या की एक बेटी थी। लेकिन अब तक लोग केवल ये जानते थे कि वो लेडी नव्या की बेटी थी। उसके पिता कौन थे, इसमें केवल कुछ ही लोग निश्चित रूप से कहने की हिम्मत करते थे। सेलिना ने दिवंगत सेलिना के बारे में सोचा और इस विषय को उठाना नहीं चाहा। उसने पैट्रिक की ओर देखा, जिसका रंग असामान्य रूप से पीला था, और उसके मन में एक विचार आया।
उसने अपने ग्लास में ऑरेंज जूस हिलाया और पूछा, क्या मैं तुम्हारा एक ट्यूब खून ले सकती हूँ? पैट्रिक थोड़ी देर के लिए चौंका, फिर समझ गया कि उसका मतलब क्या था। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए आश्वस्त किया, ये केवल पुरानी बीमारी है, चिंता की कोई बात नहीं। तुमने गलत समझा। सेलिना ने गंभीरता से देखा, मैं सर्जन हूँ, वायरस मेरे शोध क्षेत्र में है। पैट्रिक चौंका। सेलिना ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया, भूल जाओ, बहुत समय से संग्रहित खून शायद अब उपयोगी नहीं है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि वह अनोखी थी, सुंदर होना एक लाभ था, वह फिर भी प्यारी और खूबसूरत लगती थी। पैट्रिक खुश था कि कठिन बचपन के बावजूद वह सुंदर, आत्मविश्वासी, स्मार्ट और प्यारी लड़की बनी। उसकी नज़र कांच के पार दरवाजे के बाहर आदमी पर पड़ी, उसकी आंखों में ठंडक की झलक थी। उसने बेपरवाह पूछा, लेडी सेलिना, क्या तुम्हें सच में वह पसंद है? सेलिना कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, उसके दृष्टि को फॉलो किया और फिर अनजाने में उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान उभर गई। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। शायद सेलिना को ऑस्वाल्डो से प्यार नहीं था, लेकिन यह आदमी उसके लिए अलग था। पैट्रिक ने उसकी आंखों में गहराई और धुंधली चमक के साथ देखा। लेडी सेलिना, तुम्हारी नज़र में वह कैसा आदमी है? सेलिना ने उस आदमी के शानदार और परिपूर्ण प्रोफाइल को देखा, अपने और उस आदमी के बीच के बीते पलों को याद किया और फिर हल्की मुस्कान दी। वह बहुत अच्छा और कोमल आदमी है। क्रीफिया में मुझ पर उसके से बेहतर कोई नहीं है। सेलिना कभी नहीं भूलेगी कि जब वह अकेली और पुनर्जन्म हुई क्रीफिया में, ऑस्वाल्डो ने उसे गर्माहट और घर दिया। पैट्रिक की गहरी नज़र में अचानक थोड़ी उदासी दिखाई दी। तुम किस पर विश्वास करना चाहोगी, जो तुम सामने देखती हो या जो सच है? सेलिना के हाथ में ऑरेंज जूस हलचल करना थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, चाहे सामने जो दिखे या जो सच हो, अगर यह ईमानदार है तो उस पर विश्वास करना सही है। पैट्रिक ने उसे लंबी नज़रों से देखा और आखिरकार टेबल से कुछ फ़ोन नंबरों की पर्ची लिखकर सेलिना को थमा दी। अगर भविष्य में तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से कोई झगड़ा हो और तुम उसे छोड़ना चाहो, तो बस इस नंबर पर कॉल करना। सेलिना ने एक भौं उठाई और हल्की हंसी। क्रीफिया में सब कुछ निपटने के बाद वह वाकई ऑस्वाल्डो को छोड़ देगी, लेकिन पूर्व समझौते की शादी और उस आदमी की कोमल देखभाल किसी भी झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। हालांकि उसने इसे अनावश्यक माना, फिर भी उसने फ़ोन नंबर लिया ताकि दूसरे व्यक्ति को आश्वस्त किया जा सके। धन्यवाद। पैट्रिक ने हल्की मुस्कान दी और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हें बाहर तक ले जाऊंगा। ठीक है। पैट्रिक ने सेलिना को ऑस्वाल्डो के पास लाया और उसे एक रहस्यमय नज़र दी। जब सेलिना खड़ी हुई, ऑस्वाल्डो ने सिगरेट फेंक दी और पैट्रिक की चेतावनी को हल्के में हंसकर टाल दिया। मिस्टर टर्नर, चिंता मत करो, मैं सेलिना का ध्यान रखूंगा। पैट्रिक का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, जिसने आसपास सभी को जड़ित कर दिया। उसने मुड़कर ऑस्वाल्डो के चेहरे की अनदेखी करने का निर्णय लिया, जो वाकई सुंदर था लेकिन अभी मार खाने के लिए तैयार लग रहा था। उसने सेलिना से कहा, रास्ते में सतर्क रहो। सेलिना मुस्कुराए और बोली, अलविदा। पैट्रिक के जाने के बाद सेलिना ने ऑस्वाल्डो की आस्तीन खींची और कहा, चलो घर चलते हैं। ऑस्वाल्डो मुस्कुराया, कार का दरवाजा खोला और सेलिना यात्री सीट पर बैठ गई। ऑस्वाल्डो कार को बिजली की गति से एम सिटी एयरपोर्ट की ओर ले गया। प्लेन में चढ़ने से पहले सेलिना ने अंतिम बार हलचल भरी शहर की ओर देखा। उसने अस्पताल में लिया और आंजी के बारे में सोचा, साथ ही वॉल्सन परिवार की थकान और चिंता को याद किया और मुस्कुराई। ऑस्वाल्डो उसके पास था और उसने मुड़कर केबिन में प्रवेश किया। 3 घंटे बाद प्लेन क्रीफिया एयरपोर्ट पर उतरा। ऑस्वाल्डो ने सेलिना को प्लेन से बाहर निकाला, उसके सिर पर टोपी रखी, उसका किनारा नीचे खींचा ताकि कोई ध्यान न दे। फिर उसने लिया को सामान के डिब्बे में रखा और एक हाथ से उसे आगे बढ़ाया। उसके ट्रॉफी सूटकेस में थे। सेलिना हेडफोन पहनकर गेम में पूरी तरह डूबी हुई थी, ये जानने के लिए बिल्कुल भी नहीं कि कितने लोग उसके लिए एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि बैनर भी लहराए जा रहे थे। जैसे ही ऑस्वाल्डो वेटिंग एरिया से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि कुछ लोग खड़े थे। ज्यादातर युवा फैंस थे जो उत्साहित होकर चर्चा कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है लेडी सेलिना आज वाकई वापस आ रही है? बिल्कुल। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा कि उसने स्कूल से 7 दिन की छुट्टी ली है और कल आखिरी दिन है। ऑस्वाल्डो ने इंटरनेट लत वाली लड़की की ओर देखा जो गेम में मग्न थी और निर्णायक रूप से उसे वीआईपी चैनल से निकाल लिया। आधे घंटे बाद ऑस्वाल्डो ने सेलिना को फिर से किला वापस लाया। बटलर ने लंबे समय से स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज तैयार की थी और जैसे ही सेलिना आई, उसे गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बाहर का खाना वाकई खराब है, मैडम, आपने वजन कम किया है। हाल ही में नींद नहीं आई क्या? आपका रंग पीला लग रहा है। आप निश्चित रूप से थकी हुई होंगी। अपना भोजन समाप्त करें और आराम करें। सच कहूं तो एम सिटी के होटलों में खाना और आवास खास अच्छे नहीं थे, लेकिन सेलिना को वास्तव में कोई परेशानी नहीं हुई। उसकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, जो पूरी तरह से गेम खेलने के कारण थी।
सलीना मुड़ी और फोन ऑस्वाल्डो को लौटा दिया। हालांकि गेम मजेदार था, उसका समय कीमती था और वो केवल कभी कभार खुद को आनंदित कर सकती थी। स्वादिष्ट दोपहर के भोजन के बाद और अपनी थकान दूर करने के लिए झपकी लेने के बाद सलीना अध्ययन कक्ष में गई और ऑस्वाल्डो द्वारा खरीदा गया लैपटॉप निकाला। वो कुछ देर खिड़की के पास बैठी, फिर लैपटॉप खोला। लगभग कोई इस्तेमाल नहीं करता था। एक सोशल ऐप में लॉगिन किया, अजीब अकाउंट नंबर डाला और सेंड क्लिक किया। लगभग 3 मिनट के बाद स्क्रीन ने दिखाया कि फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली गई। दूसरे पक्ष की प्रोफाइल तस्वीर काला कौवा थी, बहुत ही अशुभ लग रहा था। एक ब्लैक क्रो, तुम्हारा अकाउंट बदल गया। एक हाँ, ब्लैक क्रो, तुम्हारे पुराने अकाउंट को क्या हुआ? एक अस्थायी रूप से फ्रीज किया गया है। ब्लैक क्रो, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? एक किसी को बचाने के लिए, लेकिन मेरे पास उसके मेडिकल रिकॉर्ड या ब्लड सैंपल नहीं है, इसलिए तुम्हें शायद वहां जाना पड़े। ब्लैक क्रो, मैं नहीं जाऊंगा। एक तो क्या मैं व्हाइट क्रो से पूछूं? ब्लैक क्रो, उस व्यक्ति को मुझे यहाँ भेजो। एक उसे वायरस हो गया लगता है, शायद जन्म से ही, और डॉक्टर्स अलायंस के पुराने प्रोफेसरों की भी टीम कुछ नहीं कर सकी। क्या तुम कर सकते हो? ब्लैक क्रो, मुझे पता भेजो। सलीना ने शांति से पता और नाम टाइप किया, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। वो कुछ समय अध्ययन कक्ष में रही, फिर बगीचे में चली गई, खिले फूलों को देखा। उसने सहजता से एक कीमती ऑर्किड तोड़ा, उसे हाथ में निचोड़ा और दूर आकाश की ओर देखती रही, विचारों में खोई हुई। ऑस्वाल्डो मूल रूप से अध्ययन कक्ष में आधिकारिक काम संभाल रहा था। उसने सुना कि सलीना का मूड खराब है, तो फाइलें रख दी और वहां आया। उसने कुछ देर सलीना की मोहक आंखों को देखा, मोहे तानी, फिर अचानक पास गया और उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत थी और सलीना चौंक गई। उसने अपने विचारों से बाहर आए और थोड़े गंभीर आदमी की ओर देखा, फिर पूछा, क्या हुआ? ऑस्वाल्डो ने उसकी नाजुक और खूबसूरत विशेषताओं पर ध्यान से देखा। तुम अभी क्या सोच रही थी? सलीना हंसी, कुछ नहीं, बस अतीत की बातें। क्या हुआ? क्रीफिया को सलीना के अतीत के बारे में सब पता था, लेकिन उसके अपने अतीत के बारे में क्या? अज्ञात पर नियंत्रण खोने का यह एहसास ऑस्वाल्डो में असामान्य भय पैदा कर रहा था। उसे डर था कि एक दिन उसके बाहों में ये लड़की अचानक कोई और बन जाएगी और वह नहीं जान पाएगा कि उसे कहाँ ढूंढना है। ऑस्वाल्डो ने अपनी भावनाओं को दबाया, उसका हाथ खींचा और किले की ओर चला गया। मेरे पीछे आओ। सलीना लगभग खींची गई और आदमी का असामान्य ठंडा और भारी मूड महसूस किया। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ऑस्वाल्डो कुछ नहीं बोला, उसने बस उसका हाथ कसकर पकड़ा और थोड़ा और दबाव डाला। सलीना को कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। उसने बस आदमी को मार्गदर्शन करने दिया और उसके चेहरे पर हल्की जिज्ञासा थी। ऑस्वाल्डो ने सलीना को हॉल से बाहर पिछवाड़े की ओर ले गया। सलीना लगभग 3 महीने से किले में थी, लेकिन उसने वास्तव में हॉल, बेडरूम और गार्डन के अलावा कहीं और नहीं गई थी। अब उसे एहसास हुआ कि किले के अंदर एक पूरी अलग दुनिया थी, इतनी बड़ी कि यह मानव निर्मित गार्डन लगना मुश्किल था। यहाँ एक अंडरग्राउंड बेसमेंट भी था, एक बिलियर्ड टेबल, हथियारों का कमरा, पंचिंग बैग, फेंसिंग रूम, ट्रेनिंग रूम, जो कुछ आप कल्पना कर सकते थे, वह सब वहाँ था। सलीना इन चीजों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। ये स्पष्ट रूप से ऑस्वाल्डो का निजी क्षेत्र था। वो उसे यहाँ क्यों लाया? ऑस्वाल्डो ने एक दरवाजा खोला और एक चेंजिंग रूम दिखाई दी। उसने मुड़कर सलीना की नाजुक गर्दन को चुटकी लिया। जाओ, अपने कपड़े बदलो। सलीना ने अपनी आंखें हल्की सी सन करी। क्या आप मुझे सिखाने वाले हैं? ऑस्वाल्डो ने उसके होठों को छुआ और अचानक मुस्कुराया। तुम काफी अच्छी हो, हम तुम्हारी प्रतिभा को बर्बाद नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर थी। हर बार जब वो उसे पकड़ता, उसे डर लगता कि कहीं वो गलती से उसका कमर न तोड़ दे। सलीना स्वाभाविक रूप से आदमी के असली विचारों का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। हालांकि उसे शक था कि उसने कुछ गलत किया है और पकड़ी जा सकती है, वह अधिक उत्साहित थी। सलीना ने अपने होंठ चाटे और चेंजिंग रूम में चली गई, पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वह जन्मजात कमजोर थी और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रही थी, जिससे वह मार्शल आर्ट्स के लिए उपयुक्त नहीं थी। लेकिन सलीना का शरीर इससे कहीं मजबूत था। पुनर्जन्म के बाद उसने इस पहलू के बारे में सोचा था। आखिरकार, चाहे कोई सुरक्षा नेटवर्क कितना भी अच्छा क्यों ना हो, खुद सीखना ज्यादा भरोसेमंद होता है। हालांकि उसे कभी भी सही मौका नहीं मिला। उसने सोचा भी नहीं था कि ऑस्वाल्डो ज़ूडांग उसे यहाँ ले आएगा, इसलिए उसे ये अवसर पकड़ना पड़ा। सलीना ने सफेद ट्रेनिंग सूट पहना और बाहर निकली। ऑस्वाल्डो ने अपनी जैकेट उतारी और काले सिल्क की शर्ट में बाहर खड़ा हुआ। उसकी आस्तीनें ढीली रोल की हुई थीं, कलाई नजर आ रही थी। गहरे नीले कफलिंग कीमती चमक के साथ झिलमिला रहे थे। उस आदमी का चेहरा बेहद सुंदर था, भले ही कोई भाव न हो, उसकी नाजुक आंखें अभी भी लोगों का ध्यान खींच रही थीं। शर्ट के ऊपर 2 बटन खुले थे, जिससे कॉलरबोन की झलक मिल रही थी। आवाज सुनते ही उसने अपनी दृष्टि सीधे सलीना की ओर मोड़ दी।
ट्रेनिंग सूट स्पष्ट रूप से उसके लिए तैयार किया गया था, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा, बिल्कुल सही। हालांकि सेलिना को बेल बांधना नहीं आता था और उसके बाल खुले थे। उसकी आमतौर पर स्वसंयमी और सुरुचिपूर्ण उपस्थिति की तुलना में अब वो दुर्लभ सहज आकर्षण रखती थी। ऑस्वाल्डो का ठंडा और उदासीन भाव रंग में गहराई जोड़ रहा था। उसने स्वाभाविक रूप से पास आकर सेलिना के बालों को हेयरबैंड से बांधा, जिससे उसका पूरा चेहरा दिखा और वह और भी सुंदर लगने लगी। उसने उसके हाथ से बेल ली, थोड़ा झुककर उसकी नाजुक कमर के चारों ओर हाथ घुमाया और धीरे धीरे बेल बांधी। वो बहुत लंबा था और सेलिना केवल उसकी थोड़ी तक ही पहुंचती थी। उसकी दृष्टि से वह लेया की नाजुक गर्दन देख सकता था, जो इतनी कोमल थी कि हल्की नसें साफ दिख रही थीं। व्यायाम की तैयारी के बाद ऑस्वाल्डो कुछ कदम पीछे हट गया और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आई। तुम कोई भी हथियार चुन सकती हो। अगर तुम मुझे आज एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर सकती हो तो तुम परीक्षा पास करोगी। आदमी की आवाज कोमल थी, लेकिन मिस रिडल को सफलतापूर्वक उत्तेजित कर दिया। उसके शुद्ध चेहरे पर जीत की प्रबल इच्छा दिखाई दी और उसकी दृष्टि तीखी हो गई, अब भ्रमित या ध्यान भटकाने वाली नहीं रही। ऑस्वाल्डो जैसे आदमी का सीधे सामना करना सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका था। सेलिना ने पास की शेल्फ से एक चाबुक उठाया और जोर से घुमाया। चाबुक ने हवा में तेज आवाज बनाई और आदमी की गर्दन पर भयंकर चोट की। ऑस्वाल्डो हंसा, वो काफी मजबूत था। ऑस्वाल्डो ने कैसे हिलते देखा, बिना देखे ही सेलिना का फेंका हुआ चाबुक आसानी से रोका गया। ऑस्वाल्डो की हल्की ताकत से सेलिना को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और वह सीधे उसके बाहों में गिर गई। ऑस्वाल्डो ने नाजुक शरीर को पकड़ लिया, उसका ठोड़ी पकड़ने के लिए हाथ उठाया, उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में धुंधली और ठंडी हत्या की भावना झलकी। सेलिना, याद रखना, जो कुछ भी तुमने सीखा है उसका एकमात्र उद्देश्य खुद की रक्षा करना है। मेरे अलावा हर कोई घायल हो सकता है या मारा जा सकता है, समझी? सेलिना अचानक आदमी की बाहों में जमी और बोलने से पहले ही उसके ठंडे और निर्णायक स्वर को सुना। सेलिना अचानक जम गई। ये शब्द उसके साथियों ने जो युद्धभूमि में मरे थे वही कहा था। वे सभी मर सकते थे, केवल उसे जीवित रहना था। लेकिन वह फिर भी मरी। वह दुश्मन के हाथों नहीं मरी, वह अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति के हाथों मरी। उसने कभी भी उस ठंडी तलवार के दिल में छेद करने वाले दर्द और निराशा को नहीं भुलाया। सेलिना की आंखों में हत्या की भावना दिखाई दी और उसने ऑस्वाल्डो को धकेलते हुए फिर से चाबुक घुमाया। लंबी चाबुक ने आदमी के संवेदनशील बिंदुओं पर हमला किया जैसे सांप, लेकिन हर बार वह आसानी से बच गया। भले ही उसका हमला कितना ही प्रबल हो, कौन कितना भी चालाक हो, आदमी अनडांग रहा, न एक बाल भी हिला। सन्नाटेदार बेसमेंट में हवा में चाबुक की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। सेलिना पसीने से तरबतर थी, उसके कपड़े और बाल पसीने से भीगे हुए थे और एग्जॉस्शन से भारी सांस ले रही थी। लेकिन उसकी आंखें भयंकर चमकदार और फोकस्ड थीं। उसने सामने के सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत आदमी को बिना हिले देखा, जैसे युवा शिकारी जो अभी शिकार सीख रहा हो। सब कुछ नया था, सिवाय उसकी पकड़ में अधिक सहनशीलता के। भले ही उसकी चाबुक बार बार रोकी गई या वह बार बार उसे खींचता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिर्फ दूसरे की कमजोरी ढूंढने पर ध्यान केंद्रित किया और फिर घातक वार। लेकिन ऑस्वाल्डो ने स्पष्ट रूप से उसे आसानी नहीं दी। जब तक सेलिना की चाबुक टूट गई, उसने न केवल ऑस्वाल्डो को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि उसके कपड़े भी गंदे नहीं हुए। अगर यह कोई और होता तो शायद पहले ही हताश होकर रो चुका होता, लेकिन सेलिना ने बस टूटी चाबुक को फेंक दिया और आराम से फेंसिंग की तलवार उठाई। चमकदार और ठंडी रोशनी सेलिना की काली और ठंडी आंखों में प्रतिबिंबित हुई। ऑस्वाल्डो ने मानसिक रूप से सेलिना की सीमा का मूल्यांकन किया। उसकी सहनशक्ति लंबे समय से उसकी सीमा से अधिक थी, लेकिन हार मानने की उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि यह डरावनी थी। फेंसिंग कुलीन वर्ग के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम था और सेलिना ने स्वाभाविक रूप से इसे सीखा था। उसकी कौशल कम नहीं थी। वो निस्संदेह बहुत बुद्धिमान थी, जानती थी कि सहनशक्ति उसकी कमजोरी है, इसलिए उसने इसे हर जरूरी जगह पर इस्तेमाल किया। हालांकि उसने ऑस्वाल्डो को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन बार बार उसे अपनी बाहों में खींचे जाने की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे ही अंधेरा होने लगा, सेलिना की इच्छाशक्ति भी अपनी सीमा तक पहुंच गई। उसके हाथ में बांस की तलवार जमीन पर गिर गई और वह भी गिर पड़ी। ऑस्वाल्डो ने उसे ठीक समय पर पकड़ लिया। आदमी ने नीचे देखा। लेया जो उसके बाहों में बेहोश थी, उसकी आंखों में गहराई थी। कुछ पल बाद उसने उसे उठाया और बेसमेंट से बाहर जाने के लिए मुड़ा। जब पुराना बटलर देखा कि सेलिना डिनर के लिए नीचे नहीं आई और उसे ढूंढने गया, तो उसने देखा कि ऑस्वाल्डो बाहर से सेलिना को ले आया है। पुराना बटलर चौंक गया और जल्दी से उनका स्वागत करने दौड़ा। मैडम, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऑस्वाल्डो ने गैर CHALENTLY कहा। वो बस थकी हुई है। पुराने बटलर का चेहरा अजीब हो गया और उसने खांसी की। यंग मास्टर, मैडम अभी बहुत जवान है। आपको उसके प्रति अधिक विचारशील होना चाहिए।
ऑस्वाल्डो के कदम ऊपर चढ़ते हुए थोड़े रुके। उसने अपना सिर झुकाया और सलीना के थकावट से भरे चेहरे को देखा। कुछ देर बाद उसने अपनी खड़खड़ाती आवाज में कहा, ठीक है। सलीना थक गई थी और लगभग बहने ही वाली थी, लेकिन उसने पूरी तरह से चेतना नहीं खोई थी। जैसे ही ऑस्वाल्डो अंदर आया, उसने उसे जमीन पर रखा और उसने अपना हाथ उठाया और उसकी आस्तीन खींची। उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि अगले ही पल गायब हो सकती थी। बाथरूम। ऑस्वाल्डो ने उसकी थकी हुई आंखों को देखा, मुड़कर बाथरूम की ओर बढ़ गया। बाथटब गर्म पानी और विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। ऑस्वाल्डो ने उसे कार्पेट पर रखा, झुका, उसके बाल धीरे से माथे से हटाए और अपने होठों को हुक किया। बाथरूम में सो मत जाना, नहीं तो मुझे खुद आकर तुम्हें उठाना पड़ेगा। कुछ देर बाद उसने सुना कि सलीना सुस्त आवाज में बड़बड़ा रही थी। ऑस्वाल्डो ने उसकी बेल उतारी और किनारे रख दी, फिर बाहर जाने के लिए मुड़ा। सलीना ने खुद को जागरूक रहने के लिए मजबूर किया, पसीने से तर कपड़े उतारे और लगभग क्रॉल करके बाथटब में घुस गई। शायद ये ऑस्वाल्डो की धमकी का असर था, लेकिन भले ही वो इतनी थकी हुई थी कि अंगुली भी नहीं हिला सकती थी, बाथटब में वह सोई नहीं। आधा घंटा भिगोने के बाद उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ, उसकी आत्मा हल्की हुई। उसने बाथरोब पहन लिया और दरवाजे के फ्रेम के सहारे झुकते हुए बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश की। फिर वह ठहर गई। एक आदमी पूरी तरह काले कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा था, उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसे नहीं पता था कि वह कब से इंतजार कर रहा था। आवाज सुनकर उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें क्रोध से काली थीं और अपनी सामान्य कोमल आवाज में बोला, आओ और खाओ। सलीना ने अनायास ही अपनी कॉलर को पास खींचा। उसने कोई कपड़े साथ नहीं लाए थे और अपने युकिटा के नीचे वह नग्न थी। असहज महसूस करते हुए सलीना ने अपना चेहरा घुमाया, उस गर्मी को छुपाने की कोशिश की जो उसके कानों तक पहुंच गई थी, और मध्यम आवाज में कहा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ऑस्वाल्डो ने उसे घूरा, उसकी आंखों में अत्यधिक खतरे की झलक थी। 19 साल की लड़की ने पतली युकिटा पहनी थी, उसके गीले लंबे बाल कंधों से नीचे गिर रहे थे, उसका नाजुक और सुंदर शरीर लगभग पूरी तरह से उजागर था। उसकी युकिटा की नेकलाइन अनजाने में साइड की ओर खींच गई थी, कॉलरबोन की हल्की झलक दिख रही थी। उसकी 2 नाजुक और सीधे पैर हवा में उजागर थे, सफेद और चमकदार, लगभग अपराधी की तरह आकर्षक। ऑस्वाल्डो मंत्रमुग्ध लग रहा था, उसकी ओर कदम बढ़ा। जैसे ही सलीना होश में आए, उसने देखा कि आदमी पहले ही उसके सामने खड़ा था। उसे पुदीने की हल्की खुशबू मिली, ठंडी लेकिन आदमी की अनोखी गर्माहट के साथ, जिससे वो उसके करीब जाना चाहती थी। उसकी गर्म सांस उसके चेहरे पर पड़ी, हल्की सी जलन महसूस हुई। सलीना ने अपनी उंगलियां बांधी और एक कदम पीछे हटी, संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए। ऑस्वाल्डो ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, उसकी लंबी और नाजुक उंगलियां उसके बालों पर उतरी और ऊपर से एक औषधीय पत्ता उंगली के नाखून के आकार का लिया। मैंने किसी को तुम्हारी मसाज करने के लिए बुला लिया है, ताकि तुम सुबह असुविधा महसूस न करो। सलीना ने अपनी लंबी पलकें झुकाईं, अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है। उसके सिर झुकाने और खुद को कम असहज बनाने की कोशिश करने को देखकर ऑस्वाल्डो ने अपने होंठ मुस्कुराते हुए मुड़े। अगर तुम्हें बहुत मुश्किल लगे तो मुझे मजा आ रहा है। सलीना ने ऊपर देखा, उसकी गहरी आंखें चमक रही थीं। मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। लगभग 2 जीवन। अपने पिछले जीवन में अंततः उसने स्वर्ग के हाथों हार मान ली थी। अगर उसने इतने वर्षों तक हिम्मत नहीं दिखाई होती, अपनी स्थिति को छोड़ने या गंभीर बीमारी के बावजूद मरने से इनकार नहीं किया होता, तो वे लोग ऐसी अनुचित महत्वाकांक्षाएं कैसे पाल सकते थे। वह सोच रही थी, अगर वो केवल अतीत में नहीं गई, बल्कि सबके सामने इतनी जवान, सुंदर, जीवंत और स्वस्थ शरीर के साथ प्रकट हुई, तो उनकी अभिव्यक्तियां कितनी अद्भुत होती। ऑस्वाल्डो ने नीचे देखा, उसकी आंखें काली और दृष्टि ठंडी और अजेय थी, और अंततः उसके बालों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जल्दी सो जाओ। सलीना मुस्कुराई, गुड नाइट। गुड नाइट। ऑस्वाल्डो जाने के बाद ही सलीना के तनावपूर्ण नसें शांत हुईं। उसने अपनी नाइट गाउन पहनी और अभी अभी ऑस्वाल्डो द्वारा टेबल पर छोड़ा गया डिनर खा लिया था कि किसी ने हल्के से दरवाजे पर खटखटाया। मैडम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यह एक कोमल महिला की आवाज थी। ऑस्वाल्डो ने पहले जो कहा था, उसे याद करते हुए, किसी को उसकी मदद के लिए लाने के बारे में। सलीना सोफे पर बैठ गई और एक किताब खोली। आओ। दरवाजा बाहर से खोला गया। एक महिला, जो लंबी तंग ड्रेस में थी, मुस्कुराते हुए और कोमल, सुरुचिपूर्ण अंदाज के साथ अंदर आई। सलीना चौंकी। ओफिलिया। किले में कई लोग थे, लेकिन केवल 2 जिम्मेदार थे, एक बटलर और दूसरा ओफिलिया। बटलर ने ऑस्वाल्डो को बचपन से देखा था। ओफिलिया के बारे में कहा जाता था कि वो ऑस्वाल्डो की माँ थी, जो उसकी दैनिक देखभाल के लिए भेजी गई थी। महिला सलीना के पास आई और उसे एक कप चाय दी। आराम करो, जो चाहो करो, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। सलीना की दृष्टि महिला की नाजुक और पतली उंगलियों पर गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद।
ओफिलिया सेलिना के पीछे आए, धीरे से उसके कंधों को दबाया और कहा, मैडम ये देखकर बहुत खुश हैं कि तुमने फ्रेग्रेंस कॉम्पिटिशन जीत ली। ओफिलिया की याद दिलाने पर सेलिना को अचानक याद आया कि वह वापस आने के बाद व्यस्त थी और ऑस्वाल्डो को वो परफ्यूम और ट्रॉफी देना भूल गई थी। सेलिना को थोड़ी पछतावा हुई। हालांकि इस समय ऑस्वाल्डो शायद पहले ही सो चुके होंगे, इसलिए उसे केवल कल तक इंतजार करना पड़ा। उसकी अभिव्यक्ति देखकर ओफिलिया मुस्कुराई और पूछा, तुम अपनी माँ जैसी दिखती हो। सेलिना की आंखों में चमक आई और उसने शायद ही कभी जिज्ञासा दिखाई, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? लेडी नव्या कभी राजधानी में एक प्रसिद्ध हस्ती थीं। राजधानी में लोग कुछ प्रमुख परिवारों के शासकों को नहीं पहचान सकते, लेकिन उन्हें लेडी नव्या को जरूर पहचानना चाहिए। सेलिना ने पलकें झपकाईं, क्यों? हालांकि लेडी नव्या फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में प्रसिद्ध थी, क्या उनकी लोकप्रियता और ख्याति कुछ ज्यादा नहीं थी? ओफिलिया ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया, मैडम, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। केवल लेडी नव्या के अतीत को व्यक्तिगत रूप से समझकर ही उत्तर मिल सकता है। सेलिना दबाव से थकी हुई थी और धीरे से पूछी, क्योंकि वह बहुत कोमल थीं। ओफिलिया ने सिर हिलाया, लेडी नव्या कोमल नहीं थी, कम से कम तुम्हारी तरह नहीं। सेलिना और भी अधिक हैरान हो गई। सेलिना की अपनी माँ, लेडी नव्या, के दुर्लभ यादों में वह बहुत कोमल नहीं लगती थीं। किताब सेलिना के हाथ से फिसलकर कार्पेट पर गिर गई। उसने अपना ठोड़ी अपनी बांह पर रखा और आराम से बड़बड़ाई, क्या क्योंकि वह बहुत सुंदर हैं? ओफिलिया ने अपनी उंगली किसी और जगह मोड़ी और मुस्कुराई, तुम भी उनकी तरह ही सुंदर हो। तभी सेलिना को याद आया कि उसका चेहरा पूरी तरह से लेडी नव्या से विरासत में मिला है। सेलिना और लेडी नव्या माँ और बेटी थे। सेलिना का मन पहले से ही थोड़ा उलझा हुआ था और उसने धीरे से कहा, मेरी माँ भी बहुत अच्छी हैं। हालांकि वह शायद ही कभी उनके साथ समय बिताती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी माँ ने अपनी बेटी को प्यार और समर्थन देने की पूरी कोशिश की। जहाँ तक उसके पिता का सवाल था, सेलिना की लंबी पलकें कांप रही थीं और उसके नाजुक चेहरे में कुछ अनकहा भाव झलक रहा था। ओफिलिया ने धीरे से लेया के तनावपूर्ण नसों को शांत किया और कोमल स्वर में बोली, माँ का स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों से प्यार होता है। जब तुम और यंग मास्टर भविष्य में अपने बच्चे होंगे तो तुम समझोगी कि सबसे कमजोर माँ भी उन छोटे फरिश्तों के लिए मजबूत बन जाती है। वह और ऑस्वाल्डो अपने खुद के बच्चे नहीं होंगे। सेलिना ने अपनी लंबी पलकें बंद की और खुद से बड़बड़ाई। कमरे में एक आरामदायक खुशबू थी और सेलिना का मन धीरे धीरे सुस्त होने लगा। थोड़ी देर में वह गहरी नींद में चली गई। शायद इतनी थकान के कारण सेलिना पूरी रात सो गई और सुबह की उजली रोशनी में जागी। वह पहले सोच रही थी कि उठते समय उसका शरीर दर्द और अकड़न महसूस करेगा, लेकिन हकीकत पूरी तरह अलग थी। न केवल उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह एक अवर्णनीय हल्कापन भी महसूस कर रही थी, जैसे कि वह फिर से जन्मी हो। सेलिना पूरी तरह से शांत और ऑस्वाल्डो की ट्रेनिंग के लिए और भी अधीर हो गई। वह चमकते हुए चेहरे के साथ सीढ़ियां उतरती हुई चली और देखा कि आदमी डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहा है, जिससे उसका मूड और भी अच्छा हो गया। वह मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग। ऑस्वाल्डो ने देखा कि उसका चेहरा गुलाबी और स्वस्थ दिख रहा है और उसने जान लिया कि उसने रात भर अच्छी नींद ली है। आदमी ने उस छोटी निस्वार्थ लड़की को घूरा, उसके होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। गुड मॉर्निंग बोलते हुए उसने अपना हाथ उठाया और सेलिना के लिए नाश्ता टेबल पर रखा। नाश्ता खत्म करने के बाद सेलिना ने दूध का डिब्बा पकड़ा और पीते हुए बाहर चली गई। पीछे ऑस्वाल्डो उसका बैकपैक ले जा रहा था। लेया को अफ्रीका भेजा गया था और जब सेलिना एम सिटी में थी, इज़ाबेल के पैर किसी ने उसके आदेश पर तोड़ दिए थे। अब कई दिन बीत चुके थे और क्राइस्ट को उसके बारे में पता चल जाना चाहिए था। क्रीफिया अब उसके लिए पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। ऑस्वाल्डो ने जिद की कि वह उसे खुद स्कूल छोड़े और शायद यही मुख्य वजह थी। ऑस्वाल्डो ने गाड़ी चलाने के लिए बैठा और सेलिना सड़क के किनारे खड़ी चुपचाप और आज्ञाकारी रूप से एक डिब्बा दूध पी रही थी, फिर खाली डिब्बा कचरे में फेंक दिया। जैसे ही उसने अपने हाथ पोंछे, ऑस्वाल्डो ने उसकी सामने कार रोकी और पैसेंजर दूर खोला। सेलिना गाड़ी में बैठी और आदमी की सुंदर प्रोफाइल पर नजर डाली। उसकी आंखें कुछ धुंधली और मोहक थीं। ऑस्वाल्डो ने इसे देखा और कैजुअली होठों को हुक किया। उसने सेलिना को क्रीफिया यूनिवर्सिटी के पश्चिमी गेट तक पहुंचाया और उसका बैकपैक सौंपा। सेलिना ने इसे उठाया, अपनी बाहों में गले लगाया, मुस्कुराए और आदमी को हाथ हिलाया, फिर दरवाजा धक्का देकर नीचे चली गई। ऑस्वाल्डो एक दिन और एक रात साथ ही सुबह इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे वो सरप्राइज नहीं मिला जो उसने योजना बनाई थी। जब उसने देखा कि सेलिना केयरलेसली कार से उतर रही है, उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने अपने चमकते हुए पतले होंठ सिकोड़ लिए और स्टीयरिंग व्हील घुमाने ही वाला था कि अचानक उसकी उंगलियां कुछ छू गईं। ऑस्वाल्डो ने अपनी आंखें नीचे की। उसके पास एक गर्म पीला परफ्यूम बॉटल रखा था और उसके पास एक नोट था। खूबसूरत अंग्रेजी में लिखा हुआ था, एक दिल भी बना था और एक वाक्य लिखा था, ट्रॉफी तुम्हारे स्टडी में है।
आदमी के होठों के कोने तुरंत उठ गए और उसने अपना फोन निकाला और कॉल की। उसकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें एक छिपी हुई क्रूरता थी। जेल में उस पर। अच्छा ध्यान रखना। फोन पर लुक की आवाज को वर्णित करना मुश्किल था। क्या आप अभी भी वही ऑस्वाल्डो हैं जिसे मैं जानता हूँ? हालांकि जॉर्जिया को मरना चाहिए था, लेकिन यह अजीब था कि ऑस्वाल्डो ने उस चीज को निशाना बनाने के लिए खास कॉल किया। ये वास्तव में अजीब था। ऑस्वाल्डो ने उसके सार्काज़म पर ध्यान नहीं दिया और किसी और बात के लिए पूछा, क्राइस्ट आजकल क्या कर रहा है? आपकी पत्नी ने कुछ दिन पहले खुलकर इज़ाबेल को अपंग कर दिया और क्राइस्ट इसके लिए वास्तव में गुस्से में था। इसके ऊपर उसने अब तक अपनी पसंद की लड़की नहीं पाई। सेलिना का इस समय वापस आना जैसे सीधे क्रॉसहेयर्स में चलना है, लाइन के दूसरी तरफ वाले ने कहा। ऑस्वाल्डो की आंखें अचानक तेज हो गईं और वह लंबे समय तक चुप रहे। लूक को इस आदमी पर सहानुभूति थी। सेलिना ने इज़ाबेल को अपंग करने की हिम्मत दिखाई। जाहिर है कि वह क्राइस्ट का सामना सीधे करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने ऑस्वाल्डो से कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि इज़ाबेल को अपंग करने का काम भी उसके हाथों से करवा दिया गया। ऑस्वाल्डो की भूमिका वैधपति के रूप में पूरी तरह सजावटी बन गई थी। लेकिन दूसरी ओर ऑस्वाल्डो के बिना सेलिना क्राइस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए किस पर भरोसा कर सकती थी? रिडल परिवार के मामले के बाद लूक अब सेलिना को एक साधारण चिड़िया की तरह नहीं देखता। ऑस्वाल्डो ने फिलहाल हस्तक्षेप नहीं किया, शायद सेलिना के पीछे की ताकतों को बाहर लाने के लिए। वह जानना चाहता था कि उसकी पत्नी वास्तव में कौन है। ऑस्वाल्डो के लिए शायद सबसे असहज और तनावपूर्ण भाव वही था जब वह पूरी तरह अज्ञानी और सबसे प्रिय व्यक्ति को नियंत्रित न कर सके। वास्तव में ये प्रभावशाली था कि यह आदमी अब तक इसे सहन कर सका। ऑस्वाल्डो की आंखों में थोड़ी दुश्मनी की झलक थी। राजधानी के लोग अपने हाथ बहुत बढ़ा चुके हैं। सेलिना के फ्रेग्रेंस कंपटीशन में भाग लेने के दौरान अजीब लोग और चीजें उसके पास आईं, ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थीं। लूक हंसा, क्या ये सब तुम्हारी गलती नहीं है? तुम अच्छे से जानते हो कि राजधानी में तुम्हारे कनेक्शंस कितने मजबूत हैं, फिर भी तुम सार्वजनिक रूप से सेलिना के लिए जज बनी और इतनी स्पष्ट फेवराइटिज्म दिखाई। टीएस्क। ऑस्वाल्डो ने अपनी लंबी सीधी पलकों को झटका दिया। लूक ने उसकी अचानक ठंडी सांस महसूस की और तुरंत विषय बदल दिया। कल लेया के जाने से पहले उसने तुम्हारी पत्नी के तुम्हारे मूल्यांकन के बारे में मुझे कुछ बताया। क्या तुम सुनना चाहते हो? ऑस्वाल्डो का स्वर ठंडा था। क्या तुम्हें थोड़ी देर से मार नहीं पड़ी? दूसरे व्यक्ति के प्रभावित होने से बचने के लिए लूक ने फोन काट दिया। 2 मिनट बाद ऑस्वाल्डो ने सेलिना और हैटी के असामान्य मूल्यांकन को सुन लिया। आदमी ने अपनी पतली बांह कार की खिड़की पर रखी और उसके पतले रक्तलाल होठों पर एक परफेक्ट मुस्कान आई। अच्छा इंसान बनने में क्या मुश्किल है? जब तक सेलिना उसके पास है, उसे छोड़कर नहीं जा रही, वह हमेशा कोमल और शालीन अच्छा इंसान बन सकता है। ऑस्वाल्डो ने स्कूल के गेट पर अजीब और चमकती नजर से घूरा। इस समय सेलिना अपने हाई हील्स और बुक बैग के साथ कैंपस गेट में प्रवेश कर रही थी। जैसे ही सेलिना कैंपस में कदम रखा, उसे एक उत्साहित आवाज सुनाई दी। यहाँ वह आ रही है। सेलिना ने पलक झपकाए और पूछने ही वाली थी कि क्या हो रहा है कि अचानक उसके सिर के ऊपर जोरदार धमाका हुआ। रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां उसके चेहरे और सिर पर बरसने लगीं। यह एक परिचित और उत्साही दृश्य था। सेलिना हंसी, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वह उत्साहित लड़कियों के समूह से घिर गई। लेडी सेलिना, वेलकम बैक। लेडी सेलिना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाह, वह ब्यूटी क्वीन जिसके लिए कल इतनी लोग एयरपोर्ट गए थे लेकिन पकड़ नहीं पाए, अब हमारे क्रिफिया यूनिवर्सिटी में है। कितनी लकी बात है। सेलिना ने यूथफुल और कैफरी चेहरों को देखा और थोड़ी जलन महसूस की। ये छात्र उससे अलग थे। वह बचपन से ही सख्त और अनुशासित जीवन जीती आई थी और अब तक इतनी कैफरी नहीं रही थी। सेलिना ने ऊपर देखा और शानदार बैनर को देखा जो उसके ऊपर लटका हुआ था और अचानक मुस्कुराई। थैंक यू एवरीवन। इससे छात्रों में फिर से उत्साही चीयर्स शुरू हो गए, लेकिन बाहर के फैंस के विपरीत क्रिफिया यूनिवर्सिटी के छात्र जानते थे कि कब रोकना है। वेलकम पार्टी के बाद वे सभी वापस अपनी क्लासेस में चले गए। सुबह कल्चरल क्लासेस नहीं थीं, इसलिए सेलिना ज़ैकरी के साथ जैसे हमेशा लैब की ओर चली। उसने पिछले कुछ दिनों में किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात की और उसके लिए नोट्स भी बनाए। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, सेलिना को अचानक कुछ याद आया और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू फॉर द बैनर ज़ैकरी। ज़ैकरी के होंठ ट्विच हुए और उसका स्वर थोड़ा एम्बिग्युअस था। वह मैं नहीं था। सेलिना मुस्कुराए और गंभीरता से बोली, अगर समा भी मेरे लिए बैनर बनाना चाहती तो उसने इतना महंगा नहीं बनाया होता। ज़ैकरी शब्दों में फंस गया। सेलिना की काली आंखें चालाकी से भरी थीं और उसने खुशी से कहा, थैंक यू फॉर योर एक्सपेंस ज़ैकरी। जब मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हें और कुछ सीनियर्स को एक मील ट्रीट दूंगी। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और अगले ही पल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की एक पंक्ति दरवाजे के अंदर खड़ी थी और एक वास्तविक आमना सामना हुआ। वातावरण एक पल के लिए ठहर गया।
समा संयोग से सलीना के सामने खड़ी थी, हाथ में किताब लिए, चेहरा फीका। बाकी लोग सलीना को देखते, फिर समा को। उनके एक्सप्रेशंस कुछ हद तक ऑकवर्ड थे। ज़ैकरी के मन में एक अजीब विचार आया। लेडी सलीना ने दरवाजा धकेलने से पहले क्या उसने जाना था कि समा अंदर खड़ी सुन रही थी। हवा में कुछ पल के लिए एक मुश्किल से वर्णित चुप्पी थी। केवल सलीना का एक्सप्रेशन अपरिवर्तित रहा, हमेशा की तरह विनम्र। हेलो सीनियर्स। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का समूह इतनी सुंदर और वेल बिहेव्ड जूनियर को देखकर उनका दिल पिघल गया और वे हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। सलीना, गुड मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द चैंपियनशिप। मैंने लाइव स्ट्रीम देखा, सलीना वास्तव में अमेजिंग है। किसी ने चुपके से समा को खींचा, ये संकेत देने के लिए कि उसे मान लेना चाहिए। आखिरकार, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, पहले उसने अपना वादा नहीं रखा था और ज़ैकरी ने अपनी जेब से भुगतान किया। धन्यवाद कहना भी उचित था। समा ने किताब को कसकर पकड़ा, थोड़ी उठाई, सलीना को घूरते हुए लेक्चर देने जैसी आवाज में कहा, सलीना, चैंपियनशिप जीतना अच्छा है, लेकिन अपनी में जॉब मत भूलो। डॉक्टर्स का प्रोफेशन इतना रिगरस होता है कि ध्यान बटाने की इजाजत नहीं देता। तुमने अपना सारा समय परफ्यूम्स पर लगाया। अगर भविष्य में ऑपरेटिंग टेबल पर कोई समस्या हुई तो उन पेशेंट्स के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सलीना ने हल्का पलक झपकाया। मौजूद लोग भौहें तानकर देख रहे थे। उसके पास वाला व्यक्ति उसे खींचकर बोला, समा। समा ने अपने साथी की खींचने की परवाह नहीं की और बस सलीना को ठंडे स्वर में देखा। कौन सा प्रोफेसर जो वास्तव में मेडिसिन पढ़ता है, हर दिन एक्सपेरिमेंटल डेटा में अमर्स्ट नहीं रहता, अपने रिसर्च के लिए खुद को समर्पित करता है? जो फैंसी और फिकल होते हैं वे कभी दूर नहीं जाते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वह सही है, सलीना? सलीना मुस्कुराए और धीरे से बोली, तुम सही हो, समा। समा को अपनी स्मग मुस्कान दिखाने का मौका भी नहीं मिला कि उसने सुना सलीना आगे कहती है, आखिरकार, समा की क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उसे न केवल डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए बल्कि हर दिन मेहनत करनी चाहिए। अन्यथा ग्रेजुएशन भी चैलेंज हो सकता है, लैब में प्रवेश की तो बात ही अलग है। समा का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। तुम? सलीना ने हल्की मुस्कान दी। मिस्टर डा विंची सिर्फ पेंटर नहीं बल्कि फिलोसोफर, स्कल्प्टर, डॉक्टर, बायोलॉजिस्ट भी हैं। जाहिर हुआ कि जो डिस्ट्रैक्टेड हैं वे हमेशा पीछे नहीं रहते। समा गुस्से में हंसी। तुम्हें किस कॉन्फिडेंस से खुद को मिस्टर डा विंची से तुलना करने की हिम्मत हुई? सलीना ने सिर टिल्ट किया और हल्की हंसी दी। मैं नेचुरली मिस्टर डा विंची से अपनी तुलना करने की हिम्मत नहीं करती, बस मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। क्या मैंने कुछ हासिल नहीं किया? क्रीफिया यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैं पहले नहीं थी। परफ्यूम मेकिंग कंपटीशन नहीं जीती। मेरा स्क्रिप्ट अच्छा नहीं था, इसलिए ओलंपस ग्रुप से 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। बिना कुछ कहे समा का चेहरा फीका पड़ गया। सलीना ने शार्प टंग के साथ मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मैंने अपना चॉइस कर लिया है, मैं नेचुरली अपना बेस्ट दूंगी। मुझे दूसरों के पॉइंटर की जरूरत नहीं, इसलिए कृपया अपने वर्ड्स और एक्शंस पर ध्यान दो। तुम्हें मुझे लेक्चर देने का क्वालिफिकेशन नहीं है। समा का चेहरा बेहद सफेद था और उसने ठंडे स्वर में हंसी। मैं सिर्फ एक फेलो स्टूडेंट के रूप में याद दिला रही हूँ। तुम चैंपियनशिप जीती और सोचा कि तुम ग्रेट हो और तुम्हें टीचर्स का रिस्पेक्ट देना भी नहीं आता है ना? अगर मैं ऑपरेटिंग रूम में जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से पेशेंट को एक्सीडेंट होने नहीं दूंगी। सलीना मुस्कुराते हुए बोली, कॉन्फिडेंस से भरी। जो लोग कॉशियस और एक्सीडेंट से डरते हैं वे सिर्फ दिखाते हैं कि उनके मेडिकल स्किल्स स्टैंडर्ड तक नहीं हैं। समा का चेहरा स्टिफ हो गया। जहां तक टीचर्स का रिस्पेक्ट और मॉरल्स का सवाल है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। सलीना का सुंदर चेहरा मुस्कान दिखा रहा था। मेरी उम्र से बड़ी होने के अलावा तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें मेरे रिस्पेक्ट का अधिकार देता है, समा? समा ने सलीना को घूरा। तुम? उसने कुछ कहने से पहले लैबोरेटरी का दरवाजा खुला और मिस्टर न्यूमन अंदर आए, टेंस एटमॉस्फेयर को देखकर भौहें चढ़ाते हुए। तुम लोग क्या कर रहे हो? मिस्टर न्यूमन के सामने किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और समा ने मुस्कान बनाई और कहा, हम लास्ट क्लास में छोड़े गए प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन कर रहे थे। बाकी लोग भी अपनी सेंसर्स में आए और नेचुरली इतनी मूर्खता नहीं करेंगे कि लैब के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को उठाएं, इसलिए उन्होंने समा की एको की। मिस्टर न्यूमन ने सिर हिलाया और फिर अपनी नज़र सलीना की ओर किया। उसने अपने गंभीर चेहरे पर रेयर स्माइल दिखाई। प्रिंसिपल से सुना है कि तुम अच्छा कर रही हो। अगर तुम अपकमिंग प्रैक्टिकल ऑपरेशन स्किल्स कंपटीशन में हमारे लिए अवार्ड जीत सको तो मेडिकल कम्युनिटी के लिए और भी बेहतर होगा।